let's move on to the part 2 of this video. अच्छा, अब जो हमने डिस्कस करना है वो करना है हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट. ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ. ठीक है, हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट. बेटा, हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है आपसे? हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट ये कहता है कि आप जो है ना रिकॉर्ड करते हो किसी भी एसेट को उसकी एक्चुअल कॉस्ट पे रिकॉर्ड करते हो, आप उसकी एक्चुअल कॉस्ट पे. मतलब जब आप बैलेंस शीट में रिकॉर्ड कर रहोगे ना, तो आप सब अलग अलग शो करते हो. आप उसकी पहले एक्चुअल कॉस्ट शो करते हो, फिर आप उसकी डेप्रिसिएशन शो करते हो, फिर आप नेट बुक वैल्यू शो करते हो, लेकिन वो कॉस्ट शो करना लाजमी है. ठीक है, तो इसको हम कहते हैं एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एसेट शुड बी शोन. एक्चुअल कॉस्ट शुड बी शोन, शुड बी शोन ऑब्जेक्टिविटी की खातिर. क्योंकि हम अज्यूम करते हैं कि आपके बिजनेस में ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, तो ऑब्जेक्टिविटी की खातिर हम क्या करते हैं कि हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं, जिसमें हम एक्चुअल कॉस्ट अपने एसेट की शो कर रहे होते हैं कि यार मेरा एसेट जो है वो इतने रुपए का है या इसकी वर्थ इतनी है. जैसे मैं आपको इसकी एक एग्जांपल देता हूँ. फर्ज करें, ये मैंने कहा यार ये मेरा बैलेंस शीट है, सही है. इधर 3 कॉलम बना देते हैं. अच्छा, यहाँ पे मैं लिखूंगा कॉस्ट. याद आ रहा है कुछ? कॉस्ट. यहाँ पे मैं लिखूंगा डेप्रिसिएशन, DEPR, डेप्रिसिएशन. और एंड में मैं लिखूंगा नेट बुक वैल्यू. यहाँ पे मैं लिख दूंगा नेट बुक वैल्यू, नेट बुक वैल्यू NBV. कॉस्ट मैंने कहा यार आपके एसेट की जो एक मशीनरी है उसकी जो मैंने जितने रुपए में मैंने ख़रीदी थी, ठीक है, जितने रुपए में मैंने ख़रीदी थी मैं वो यहाँ पे रिकॉर्ड कर दूंगा. फर्स्ट कर लो 50,000. ठीक है, मैंने कहा इस पर मैंने डेप्रिसिएशन चार्ज कर दी. कितना? वो आपको आना चाहिए. वो आपको पता है कि यार 2 तरीके होते हैं, एक होता है स्ट्रेट लाइन मेथड, एक होता है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड. फर्स्ट करो मैंने स्ट्रेट लाइन मेथड लिया, मैंने कॉस्ट पे एक परसेंटेज अप्लाई किया, वो मेरी डेप्रिसिएशन चली जाएगी. फर्स्ट कर लो 2000 मैं डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहा हूँ. ठीक है, और इसके बाद आपके पास नेट बुक वैल्यू आ जाएगी. नेट बुक वैल्यू कितनी आएगी? 48,000. अब ये जो चीज़ है ना भाई, ये मुझे शो करनी है अपनी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में. मुझे कॉस्ट भी शो करनी है, मुझे डेप्रिसिएशन भी शो करनी है. मुझे बताना है ऑब्जेक्टिविटी की खातिर कि यार ये चीज़ मैंने इतने की ख़रीदी थी, फिर इसको मैंने इतना डेप्रिशिएट किया, तो अब इसकी वैल्यू जो है वो इतनी रह गई है, अब इसकी वैल्यू इतनी है. ठीक है, तो ये कहता है आपका हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट. अच्छा, अब हम चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ. मैं इसको एक दफ़ा इरेज कर दूँ. इसको कॉपी कर लें बेटा आप. इसको भी मैं इरेज कर देता हूँ. ठीक है, ये भी इरेज हो गया, ये भी इरेज हो गया. अच्छा अच्छा, अब हमने डिस्कस करना है हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट के बाद एक अगला कॉन्सेप्ट जिसको हम कहते हैं मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट. मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट. ठीक है, इन सारे कॉन्सेप्ट्स की एग्जैक्ट डेफिनेशन फुल फ्लेज फॉर्म में नोट्स में गिवन है, तो आप उससे रिव्यू कर लीजिएगा, उससे पढ़ लीजिएगा. बेटा, मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट का बेसिकली मतलब ये होता है कि आइटम दैट आर नॉट मटीरियल इनफ शुड नॉट बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स. मतलब आप उसको इनकम स्टेटमेंट में या बैलेंस शीट में रिकॉर्ड नहीं करते. अब फर्ज करो भाई, मैंने कहा कि मैंने एक स्टेपलर ख़रीदा. ठीक है, मैंने एक स्टेपलर ख़रीदा, मैंने एक स्टेपलर ख़रीदा. स्टेपलर पता नहीं कैसे बन रहा है यार, गलत बना रहा हूँ. खैर, मैंने एक स्टेपलर ख़रीदा. ठीक है, तो वो मुझे पड़ा 20 रुपए का. ठीक है, अब मैं इसको, मुझे पता है कि यार इसकी लाइफ जो है वो मोर देन अ ईयर है, 1 साल से ज़्यादा ये चल जाएगा. बट मैं इसको जो है क्या कहते हैं रिकॉर्ड नहीं कर सकता अपनी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में एज एसेट. उसकी वजह ये है क्योंकि ये एक ऐसा आइटम है जो मटेरियल इनफ नहीं है. मतलब बहुत छोटा सा आइटम है, बहुत मतलब इनवैल्यूएबल है. ठीक है, तो बिजनेस ये डिसाइड करता है, एक एक वैल्यू डिसाइड करता है एसेट
which cost more than $1,000 should be recorded in the balance sheet, which cost more than this should be recorded. हाँ, अगर आप बोलो कि आपने पूरा पैकेट खरीदा, बहुत सारे स्टेपलर्स खरीदे, बहुत सारे पूरे ऑफिस के लिए, तो आप उसको रिकॉर्ड कर सकते हो एज एसेट। लेकिन जैसे पर्टिकुलरली एक्सपेंसेस में आपने कहा कि बिजनेस ने पेंसिल खरीदी, अब मैं एक पेंसिल 10 रुपए की पड़ेगी, मैं इसको एज रिकॉर्ड तो नहीं कर सकता ना, एज एक्सपेंस नहीं कर सकता भाई। क्यों करूँगा रिकॉर्ड? क्योंकि दे आर नॉट मटेरियल इनफ, ना ही मैं एसेट रिकॉर्ड कर सकता हूँ। तो आइटम विच आर नॉट मटेरियल इनफ शुड नॉट बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। वो आइटम जो कि मटेरियल इनफ नहीं है, जिन जो जो इतने वैल्यूएबल नहीं हैं, आपको उन्हें रिकॉर्ड भी नहीं करना चाहिए अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। ठीक है बेटा, डज दिस मेक सेंस? तो ये हो गया हमारा मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट। अच्छा, इसके अलावा और कौन सा कॉन्सेप्ट रह गया हमारा? अब हमारा रहता है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, तो ये थोड़ा सा देख लेते हैं कि गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट क्या हो। बेसिकली यार, जो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट हमें बताता है ना, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट हमें ये कहता है, कॉन्सेप्ट मैं इसको थोड़ा सा इलैबोरेट करके आपको समझाता हूँ कि गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है। बेटा, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट जो है वो हमें बताता है कि इट इज़ अ फंडामेंटल, बेसिकली ये अभी आपको पता होना चाहिए कि इट इज़ अ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग, जो कि अज्यूम ये करता है कि यार आप अपने जो अकाउंट्स प्रिपेयर कर रहे होते हो वो इस अजम्पशन के साथ प्रिपेयर कर रहे होते हो कि आप फोर्सिएबल फ्यूचर तक कंटिन्यू करोगे। ठीक है, आप ऐसे नहीं अज्यूम कर रहे होते कि आज हूँ कल नहीं हूँगा, कल मेरा बिजनेस खत्म हो जाएगा। नहीं, आप ये अज्यूम कर सकते हो, assumption that business will continue for a foreseeable फ्यूचर। मतलब बिजनेस चलता रहेगा, बिजनेस रुकेगा नहीं। समझ आई बात? ठीक है, ये गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट हमें बताता है, अज्यूम दैट बिजनेस कंटिन्यूज टू ट्रेड फॉर अ फोर्सिएबल फ्यूचर। में स्पेलिंग गलत लिखी है फोर्सिएबल की, मैं इसको सही कर देता हूँ, FORSEEABLE, फोर्सिएबल फ्यूचर। ठीक है, बिजनेस विल कंटिन्यू फॉर फोर्सिएबल फ्यूचर। इसका एक और ये होता है, अलाउज कॉस्ट एंड revenue to be allocated to future accounting period। ये थोड़ी एडिशनल इंफॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ। इसके अलावा ये बस इतना ही होता है, इतना आपको पता होना चाहिए कि बिजनेस जो है will continue to carry on its activities for an indefinite या फिर foreseeable period of time. A firm is said to be going concern when there is neither the intention nor necessary to wind up its affairs. मतलब बिजनेस ये इंटेंशन के साथ कंटिन्यू करती है अपने बिजनेस को, जब उसको पता होता है यार मैं एक फोर्सिएबल फ्यूचर तक कैरी फॉरवर्ड करता रहूंगा। ठीक है, मैं ऐसे नहीं करूंगा कि मैं आज हूँ मैं कल बंद हो जाऊंगा, शायद मेरा बिजनेस कल बंद हो जाए। मुझे पता है कि मैंने एक फोर्सिएबल फ्यूचर तक मैं ये एजम्पशन के साथ अपने अकाउंट्स प्रिपेयर करता हूँ। ठीक है, और आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। इसके अलावा आपको ये पता होना चाहिए कि फिक्स कॉस्ट विल बी शोन एट कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन बेसिस। हम ऐसे ही निकालते हैं ना, कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू नेट बुक वैल्यू। तो ये चीज़ें हमने डिस्कस कर ली हैं अच्छे से। ठीक है, ये होता है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। अच्छा, मैं और तो मेरे ख्याल से आपके सिलेबस में नहीं है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट के अलावा। ठीक है,
इसका एक ये होता है एप्लीकेशन आपको याद होनी चाहिए कि एसेट रिकॉर्डेड एट नेट बुक वैल्यू। आपको हमेशा पता है एसेट को हम नेट बुक वैल्यू पे रिकॉर्ड करते हैं। वो इस वजह से करते हैं कि हम अज्यूम कर रहे होते हैं कि यार हमारा बिजनेस जो है वो चलता रहेगा, ठीक है, हम अपने इक्विपमेंट को डेप्रिशिएट अभी करते रहेंगे। हम ये नहीं सोचते कि यार आज बिजनेस है कल बिजनेस नहीं होगा। तो एसेट रिकॉर्डेड एट नेट बुक वैल्यू, एसेट को आप रिकॉर्ड करते हो उसकी नेट बुक वैल्यू पे रादर देन मार्केट वैल्यू, ठीक है। ये एक हो गई चीज़। अच्छा, इसको कॉपी कर लें आप। मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट तो मैंने आपको बता दिया कि भाई फर्स्ट कर लो मैंने कोई एक्सपेंस किया, मतलब मैंने ऐसी चीज़ें जो विच आर नॉट मटीरियल इनफ, जो इतनी ज़्यादा पैसे वाली नहीं है, जिन पे इतना ज़्यादा आपकी कॉस्ट जनरेट नहीं हो रही है, आपका इतना ज़्यादा रेवेन्यू नहीं अर्न हो रहा, तो आप उसको जो है रिकॉर्ड नहीं करते, ठीक है। जैसे मैंने पेंसिल खरीदी, बिजनेस ने अपने लिए पेन खरीदा, अब बिजनेस उसको नहीं रिकॉर्ड करेगा। बिजनेस ने स्टेपलर खरीदा, एक स्टेपलर खरीदा $40, ज़्यादा कितना महंगा हो जाएगा यार, $40 का हो जाएगा, इनवैल्यूएबल है, वो बिजनेस उसको रिकॉर्ड नहीं करेगा। बट अब वो डिपेंड करता है बिजनेस टू बिजनेस भी। फॉर एग्जांपल ऐसा बिजनेस जो कि क्या कहते हैं, जैसे एप्पल है, एप्पल एक बहुत बड़ी कंपनी है, एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। तो एप्पल की जो शेयर्स हैं उसकी जो मार्केट वैल्यू है, उसकी जो शेयर्स की वैल्यू वो तो ट्रिलियंस में होगी, बिलियंस भी नहीं, वो ट्रिलियंस में होगी। तो उसके लिए ये जो एयर कंडीशनर्स हो गए या इस तरह की चीज़ें हो गई, वो हो सकता है इनको भी रिकॉर्ड नहीं करता होगा क्योंकि उसकी वो बिज़नेस बहुत बड़ा है, ठीक है। तो इट ऑल डिपेंड्स कि यार बिज़नेस की नेचर किस तरह की है, बिज़नेस कितना बड़ा है, और वो आइटम विच आर नॉट मटीरियल इनफ, जिनकी इतनी जो इनवैल्यूएबल आइटम्स हैं, जिनकी इतनी वैल्यू नहीं होती, आप उनको रिकॉर्ड नहीं करते अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट फिर हमने डिस्कस किया। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट बेसिकली हमें ये बताता है कि यार items which cannot be measured in terms of money should not be recorded in the books of account। वो आइटम्स जो आप मेजर नहीं कर सकते इन द इन मॉनेटरी टर्म्स, वो आप रिकॉर्ड भी नहीं करते अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी, स्किल्स आप मेजर नहीं कर सकते, आप किसी की लॉयल्टी को मेजर नहीं कर सकते। जैसे मैं ये नहीं कह सकता कि ये जो एम्प्लॉय है ये बहुत ज़्यादा लॉयल है हमारे बिजनेस के लिए, तो मैं इसको रिकॉर्ड नहीं कर सकता अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। ये कुछ कॉन्सेप्ट हो गए, ठीक है। इसके अलावा और हमने क्या हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था। हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट बेटा बेसिकली कहता है कि एसेट जो है वो हमेशा आप रिकॉर्ड करते हो एसेट को उसकी कॉस्ट पे, कॉस्ट आपको शो करनी पड़ती है ऑब्जेक्टिविटी की खातिर, ठीक है। अच्छा, अब एक कॉन्सेप्ट रह गया आपका, वो है कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट, ठीक है। कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट भी हम डिस्कस कर लेते हैं। कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट बेटा, कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट क्या कहता है? कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट बेटा ये कहता है आपसे कि जो है ना आपको अपने कंसिस्टेंट रहना है आपके अकाउंटिंग मेथड पे, ठीक है। जैसे आप चार्ज कर रहे हो डेप्रिसिएशन यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड, तो अब आप वो स्ट्रेट लाइन मेथड ही इस्तेमाल करते रहोगे फॉर 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 द कमिंग ईयर्स या फॉर कमिंग मंथ्स। आप स्ट्रेट लाइन आप ऐसे नहीं करोगे कि एक टाइम पीरियड के लिए मैंने स्ट्रेट लाइन मेथड इस्तेमाल किया फिर मैंने कहा अब मैं रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पे चला जाता हूँ। नहीं, आपने एक मेथड चूज़ किया तो उस एक मेथड को आप कंटिन्यू करते रहोगे, उसी पे ही आप अपनी मशीनरी इक्विपमेंट को डेप्रिशिएट करते रहोगे। ये कहता है कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट कि यू हैव टू बी कंसिस्टेंट while applying depreciation या any other अकाउंटिंग कह सकते हैं कॉन्सेप्ट, तो आपको उस पर कंसिस्टेंट रहना है, ठीक है। फिर आ जाता है आपके पास डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट बेसिकली यही मतलब होता है कि जो भी कोई भी एंट्री जिसकी डेबिट अफेक्ट है तो उसका क्रेडिट अफेक्ट होता ही होता है। जैसे मैंने कहा बॉट गुड्स ऑन वाया कैश $300, तो ये क्या मैं बोल रहा हूँ, बॉट गुड्स वाया कैश $300, तो ये मैं कह रहा हूँ परचेजेस किए मैंने कितने की, $300 की। अब जो $300 की परचेजेस किया तो मैं इसको कैसे रिकॉर्ड करूँगा? मैं बोलूँगा परचेजेस डेबिट कैश क्रेडिट, कैश मेरे बिजनेस से जा रहा है, एक एसेट कम हो रहा है तो मैं कैश को क्रेडिट कर दूंगा और परचेजेस को डेबिट कर दूंगा, क्योंकि एक एसेट मेरे बिजनेस में आ रहा है, एक एसेट मेरे बिजनेस से जा रहा है। ये कहता है आपका डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। तो ये चंद कॉन्सेप्ट थे जो मैंने आपको, मेन कॉन्सेप्ट हमने रिवाइज कर लिए हैं, ठीक है। आप इनको देख लीजिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और नोट्स साथ साथ पढ़ते रहिएगा। फिर से मैं आपसे कह रहा हूँ, ठीक है बेटा, बेस्ट ऑफ लक और अल्लाह हाफिज़।